हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनको आप सॉल्व कर लेंगे और इन्हीं बेस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। संभवतः इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पहला क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कोटि और घात पूछने के लिए। तो इसमें आपसे पूछ जा रहा है कि अवकल समीकरण d2y/dx² इक्वल टू 1y प्लस dy/dx की होल पावर 1/5 का घात क्या होगा। तो इसका घात निकालने के लिए सबसे पहले देखो इसमें क्या होती है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसकी पावर 1/5 है। पहले इसको परफेक्ट नंबर में बनाते हैं। तो हमें क्या करना हो, दोनों ओर घात 5 लेने पर, तो यहाँ आप लोग लिखोगे दोनों ओर घात 5 लेने पर, दोनों ओर घात 5 लेने पर। तो जब दोनों ओर घात 5 लेंगे तो ये बन जाएगा आपका d2y/dx² की पावर 5 इक्वल टू y प्लस dy/dx। ठीक, और यहाँ होल पावर 5 तो 1/5 इंटू 5, तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारी ये वैल्यूज़ बन जाएगी d2y/dx² की पावर 5 और इक्वल टू ये बन गया y प्लस dy/dx। ठीक, अब ये हमारी संख्या परफेक्ट नंबर के रूप में हो गई है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखना है। मैंने आपको कोटि और घात में बताया कि अधिकतम कितने बार अवकलज हुआ वो उसकी कोटि कहलाएगी। तो अगर आपसे कोटि पूछा जाए तो कोटि आप कितना बताओगे, क्योंकि इसका अवकलन 2 बार हुआ है तो इसकी कोटि जो होगी 2 हो जाएगी। बट हमारे क्वेश्चंस में घात पूछी गई तो इसकी घात, तो अधिकतम कोटि की जो पावर होती है वह इसकी घात होती है। तो अधिकतम कोटि यानी 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी जो पावर होगी वह इसकी घात कहलाएगी। तो इसकी पावर होगी 5। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है समाकलन का क्वेश्चन है। कह रहा कि इंटीग्रेट cos² dx का मान होगा। अब आपको मैंने पढ़ाते वक्त बताया था cos², sin², tan², cot² का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस cos² को तोड़ देंगे। तो cos²x को हम किस में तोड़ते हैं, 1 प्लस cos 2x/2 में। तो जहाँ पे हमारा cos²x है उसके स्थान पे हम ये वैल्यूज़ रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 इंटू dx हो जाएगा। अब हमारा 2 जो होगा ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा बाहर, बड़ा ब्रैकेट्स लगाएंगे और इंटीग्रेट अलग अलग कर देंगे तो 1 इंटू dx हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेट cos 2x dx हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1/2 और यहाँ 1 का समाकलन हो जाएगा x और प्लस cos 2x का हो जाता है भैया sin 2x और 2x। अब ध्यान देना यहाँ x नहीं है 2x है, तो 2x का पुनः फिर से अवकलन करेंगे। तो 2x का पुनः फिर से अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2। तो समाकलन में भाग में करते हैं तो 2 हो जाएगा और साथ में हो जाएगा कितना, c। अब क्या करना है, ब्रैकेट्स खोल देते हैं। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1/2x प्लस यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा sin 2x प्लस c। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, कह रहा सदिशों 2i प्लस जे प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस के बीच का कोण ज्ञात करो। अब देखो इसमें हमें बीच का कोण ज्ञात करना है। अब बीच का कोण ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है। सबसे पहले हमने मान लिया कि एक सदिश है जिसका नाम है सदिश है, जिसकी वैल्यूज़ हो गई 2i प्लस जे प्लस 3k और दूसरे का नाम दे देना b, जिसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 3i माइनस 2j प्लस k। अब बीच का कोण, तो बीच का कोण निकालने का सूत्र मैंने बताया था cos थीटा इक्वल टू a.b अपान a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें a और b का मॉड वैल्यूज़ निकाल लेना है। तो a का मॉड कैसे निकालते हैं बताया था ना मैंने, यहाँ मॉड लगाओ और इसके बाद इक्वल टू यहाँ रूट लगाओ। इसके बाद i का जो गुणांक होता है, तो i के गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस j का गुणांक 1 का वर्ग और प्लस k का गुणांक यानी 3 का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा रूट 2 दूना 4
प्लस 1 प्लस 3 त्रिका 9, तो 9 1 10 4 14 हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम वेक्टर v का मॉड निकालेंगे, तो वेक्टर v का मॉड जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट, अब यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर, फिर हो गया प्लस -2 का स्क्वायर, फिर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा रूट 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 1 का वर्ग, तो कुल मिला के यहाँ पे इसका मॉड भी हो जाएगा कितना, रूट 14। ये तो हो गया हमारी मॉड वैल्यूज़। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको निकाल लेना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा भैया, ए की वैल्यूज़ हमने आपको लिख के दिखाया है 2i प्लस जे प्लस 3 के, और यहाँ हो जाएगा डॉट, बी की वैल्यूज़ है 3i माइनस 2j और प्लस के। तो डॉट गुणन में मैंने क्या सिखाया था, आई के साथ गुणा होगा, जे के साथ गुणा होगा, के साथ गुणा होगा, तो 2 से 3 गुणा होगा 2 तिहाई 6, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 2 एकम 2, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3। तो अब 6 में से 2 घट जाएगा, बचेगा कितना 4, 4 में 3 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 4 3 7। अब आपको बीच का कोण निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या बताया था, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड इंटू बी का मॉड। तो ए डॉट बी की वैल्यूज़ हो गई 7, ए का मॉड यानी कि रूट 14, बी का मॉड रूट 14, ये तो निकला था। तो यहाँ हो जाएगा 7 अपॉन रूट 14 अपॉन 14 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस के किस कोण का मान 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉस 60 अंश बराबर होता है 1/2। तो जब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस ऑफ कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यूज कितनी होगी 60 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर घ, ठीक है ना। तो इसमें देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस दिया गया, कह रहा है यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः m तथा n हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होगी। तो रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करते वक्त क्या है ये देखते हैं। तो इसमें दिया गया है जो समुच्चय ए है, ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर कितनी है m है, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या जो है वो कितनी है n है, ठीक। तो संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था 2 की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर mn, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो इसमें देखो कह रहा, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R, तो इसका जो रिलेशन दे दिया गया R इक्वल टू, वो दिया गया है L1 कामा L2 सच दैट L1 कामा L2 पर लंब है, लंब है, ऐसा हमारे क्वेश्चंस में दिया गया। तो कह रहे हैं समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है, तो यल में यह संबंध होगा। अब आपकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में हमें देखना कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम होता है कि जो यहाँ पे गिवन है, तो गिवन में देखो यहाँ बताया गया L, तो L एक समुच्चय है जिसमें समुच्चय जो L जो है वो समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय, ये लिख लें, है ना, समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय, स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय है, रेखाओं का समुच्चय है।
समुच्चय, ठीक, ये है। तो अब यहाँ पे हमें दिखाना है जो रिलेशन दिया गया है ये। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि सममित, मतलब इसमें दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया स्वतुल्य होगा किंतु सममित एवं संक्रामक नहीं। दूसरा दिया है सममित होगा किंतु स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं। तीसरा ऑप्शन है संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य एवं सममित नहीं। और अगला है सममित एवं संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो भाई स्वतुल्य के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पहला जो इसमें निकालते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य संबंध के लिए, तो स्वतुल्य के लिए हमें क्या निकालना है ये देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो स्वतुल्य के लिए हम ये कह रहे हैं कि एक रेखा है L1, तो L1 कामा L1 जो होगा बिलोंग कर रहा किससे, दिए गए रिलेशन से। तो अगर ये बिलोंग कर रहा लिए गए रिलेशन से तो इसमें ये होता है स्वतुल्य, यानी क्या कोई रेखा स्वयं पे लंब हो सकती है। तो कहने का मतलब L1 हो या L2 हो जो स्वयं पे लंब नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा ये कंडीशन जो है रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रिलेशन R है वो स्वतुल्य नहीं है, रिलेशन R स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एक ऑप्शन तो कंफर्म हो गया कि हमारा दिया गया कंडीशंस जो है वो स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है ना। अगला सेकंड ऑप्शन सममित का है। तो सममित के लिए निकाल लेते हैं। तो सममित के लिए कंडीशंस क्या होता है। तो सममित के लिए ये है कि जैसे ये हो गया कि L1 कामा L2 अगर बिलोंग कर रहा आज से फॉर ऑल L1 कामा L2 जो है वो एलिमेंट्स हैं किसके, समुच्चय L के। तो L1 लंब है L2 पे, ठीक है ना, ये है। तो अगर L1 L2 पर लंब है तो भैया L2 जो होगी, है ना, अर्थात, ठीक है ना, L2 जो होगी ये भी लंब होगा किस पे, L1 पे। अब देखो फिगर के माध्यम से समझो, जैसे ये है आपका एक रेखा L1 और इस पे ये लंब हो गया, ये रेखा दूसरी हो गई L2। तो अगर ये इस पे लंब है तो L2 भी तो L1 पे लंब होगा, यानी आपका ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा तो इससे हमारा निष्कर्ष निकल रहा कि हमारा संबंध जो है वो सममित संबंध है, तो सममित होगा, ठीक। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है संक्रमक। तो संक्रमक के लिए देखते हैं, संक्रमक। तो संक्रमक के लिए देखो, संक्रमक के लिए कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन नंबर 3 है। तो संक्रमक में ये कहा जा रहा है कि L1 जो है वो क्या है, L2 पर लंब है। तो भाई ये कंडीशंस तो हमारा है, पर लंब है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, जैसे ये एक रेखा हो गई L1 और ये रेखा हो गई L2। फिर यहाँ कहा जा रहा है तथा L2 लंब है किस पे, L3 पे। अब ये एक तीसरी रेखा हो गई, ये L3, तो ये हो गई L3 और इस पे ये लंब हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गई, तो L2 L3 पे भी लंब है, ठीक है ना, पर लंब है, ये लिख दिया मैंने। अब अगला कंडीशंस क्या होना चाहिए कि L1 जो है वो L3 पर लंब होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपकी L1 है और ये L2 है, तो क्या लंब होगी, कभी नहीं हो सकती, लंब नहीं है, क्योंकि L1 और L3 जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका R जो है वो संक्रमक संबंध भी नहीं है, तो संक्रमक संबंध नहीं है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल रहा कि हमारा जो कंडीशंस है ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कहा गया सममित होगा किंतु स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपकी समझ में आया होगा। तो लॉन्ग में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया है A कामा B सच दैट A इक्वल टू B-2 कामा B लेस देन ग्रेटर देन 6, ठीक है ना। तो इसमें हमें दिखाना कि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर चाहो तो आप इसको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी हल कर सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन है, इसमें क्या दिया गया है 2,4 एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन, और सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 3,8
ठीक है ना, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। और थर्ड ऑप्शन हमारा दिया गया है 6,8 बिलोंग कर रहा है आर से। और फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका 8,7 भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। ठीक है ना। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस देखो, अब यहाँ पे कंडीशंस दिया गया है कि बी का जो मान होना चाहिए वो 6 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो बी का मान 6 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो आप ऐसे ही काट दो, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यूज़ क्या दिया गया, 4। ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन भी ऐसे ही कट कर दो, यहाँ पे दिया गया है, नहीं चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर बी का मान, हाँ ठीक है, बी का मान जो है 6 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 नंबर है, ये हो गया। चलो, तो ये अब 3 ऑप्शन में हमें देखना है। तो इसमें ये दिया गया है a=b-2। तो अगर हम b की वैल्यूज़ जो है 8 रखते हैं, चलिए 8, तो यहाँ पे अगर 8 रख रहे हैं तो जब यहाँ पे रखेंगे a=8-2, तो यहाँ से a की वैल्यूज़ कितनी आएगी, 6। तो 6,8 का कंडीशंस बनना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इसमें दिया गया है यदि a=1 2 3 और b=2 3 4, तो निम्न में से a से b में समफलन होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, रिलेशन के लिए a क्रॉस b, पहले हम क्रॉसियन प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉसियन प्रोडक्ट में हम 1, 2, 3 का जो है क्रॉसियन प्रोडक्ट निकालेंगे 2, 3, 4 से। ठीक है ना। तो क्रॉसियन प्रोडक्ट निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है ना। तो क्या हो गया, 1 का रिलेशन 2 से, तो क्या हो जाए 1, 2 हो गया, फिर 1, 3, फिर 1, 4, फिर अगला हो जाएगा 1, बस 4 हो गया। इसके बाद अगला स्टार्ट होगा 2, तो अगला हमारा कंडीशंस बन जाएगा 2, 2, फिर अगला 2, 3, फिर अगला हो जाएगा 2, 4, फिर इसके बाद अगला हो जाएगा 3, 2, 3, 2, अगला हो गया 3, 3, और अगला हो जाएगा 3, 4। तो इस तरह से पहले तो हम क्रॉसियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर हम सपोज दैट, अगर हमने मान लो कोई कंडीशंस मान लिया जैसे इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो सपोज दैट अगर हम एक फंक्शंस मान ले, सपोज दैट f(x) बराबर, जैसे हमने मान लिया कितना, x+2 ले लिया। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हमारा कौन सा कंडीशंस में सेटिस्फाई करता है। तो अगला, अगर हम x की वैल्यूज़ 1 रखें, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यूज़ 1 रख के चेक करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज f1 = 1+2 यानी कि 3। ठीक है ना। और अगर हम x की वैल्यूज़ कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा f2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 2 + 2, तो 2 + 2 यानी कि कितना हो गया, 4 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो कंडीशंस है, जैसे अगर हमने ये लिया है, तो यहाँ अगला हमारा जो ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन में हमारा ये बन जाएगा कि जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन में हमारा ये बन जाएगा, अगर x की वैल्यूज़ 1 है तो 1, 3, और अगला हो जाएगा हमारा कितना, 2, 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, मापांक फलन f सच दैट r प्लस, यहाँ दिया गया रियल पॉजिटिव नंबर्स, और इसके लिए फंक्शंस दिया गया f(x) = मॉड्यूल्स फॉर ऑल x बिलोंग टू r। ठीक। तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो फंक्शंस है वो क्या होगा, एक एकी तथा आच्छादक होगा, दूसरा ऑप्शन है बहु एक एकी तथा आच्छादक, तीसरा ऑप्शन है ना तो एक एकी तथा ना ही आच्छादक, और चौथा ऑप्शन है बहु एक एकी तथा आच्छादक नहीं। तो चलिए देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो एक एकी, अब एक एकी का जो कंडीशंस होता है एक एकी के लिए, तो एक एकी के लिए एक एकी का जो कंडीशंस होता है वो क्या होता है, एक एकी यानी 1 फंक्शंस, एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज दैट अगर हम यहाँ पे देखें f-1 ले लेते हैं, तो -1 एक रियल नंबर है, तो अगर इसका हम मॉड वैल्यूज़ निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा मॉड -1। ठीक है ना। और इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, प्लस। और अगर हम x, ये तो x = 1 पे हो गया,
अगर हम x इक्वल टू जो है ये -1 पे था, अब अगला जो है +1 ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mod 1, और यहाँ से हमारी वैल्यूज़ जो आएगी 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ हमारा -1 का भी प्रतिबिंब +1 आ रहा और +1 का भी प्रतिबिंब क्या है, +1 ही आ रहा, जो कि -1 नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो इससे हमारा निष्कर्ष ये निकल रहा कि जो फंक्शन है आपका f वो एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है, ठीक है ना। तो एकाकी फलन नहीं है, तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो आप ऐसे ही कट कर दो। अब दूसरे और तीसरे में भाई देखना है तो एक और कंडीशंस देख लेते हैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए देखते हैं क्या होता है आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए हमें चेक करना है, तो यहाँ देखते हैं। तो आच्छादक का कंडीशंस क्या होता है, आच्छादक के नियमानुसार ये होता है कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी जो समुच्चय A है उस समुच्चय A का प्रतिबिंब जो है समुच्चय B में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम बात करें -1, अगर -1 बिलोंग कर रहा किससे, रिलेशन से, तो अगर -1 बिलोंग कर रहा रिलेशन से, तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस दिया गया है, क्या दिया गया है, आर सच दैट रियल टू रियल पॉजिटिव नंबर्स दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम -1 की बात करें तो इसमें जो आपका रिलेशन आर है, यानी -1 जो है बिलोंग कर रहा आर से, आर में कोई एक अवयव है x जो बिलोंग कर रहा किससे, आर से। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकालें, अगर fx की वैल्यूज़ हमने मान लिया कितना, -1, ठीक है ना। तो अगर हम -1 मान लिए तो mod x अगर आपका -1 के इक्वल आ रहा है, तो -1 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो रिलेशन होना चाहिए, मतलब जो इसमें बताया गया कि r का जो प्रतिबिंब होना चाहिए वो एक प्लस वैल्यूज़ प्लस रियल नंबर होना चाहिए, जिसके लिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इससे हमारा ये निष्कर्ष निकल रहा कि आपका फंक्शन f जो है वो आच्छादक भी नहीं है। तो अगर फलन आच्छादक नहीं है तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, जिसमें ये बताया गया कि फलन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर ले लेना है, ठीक है ना। इसी कड़ी में हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, तो आने के चांस भी रहते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चंस। तो अगले क्वेश्चंस में देखिए दिया गया है, मान लीजिए fx एक फंक्शंस दे दिया गया 3x, ठीक है ना, द्वारा परिभाषित फलन है, और यहाँ ये बता रहा है कि f सच दैट r टू r यानी रियल टू रियल डिफाइन है। तो हमें ये बताना है f जो है एकाकी आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको जो रूल्स बताया है वो ध्यान रखना। तो एकाकी के लिए, एकाकी के लिए, तो एकाकी के लिए हमने कंडीशंस बताया था कि अगर आपका x1 बराबर x2 आ रहा तो दिया गया फलन क्या होगा, एकाकी होगा। तो इसके लिए आप क्या रखेंगे, f(x1) बराबर क्या होगा, f(x2), और fx की वैल्यूज़ दिया गया 3x, तो यहाँ पे रखेंगे तो 3x1 बराबर 3x2, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हमारा कंडीशंस क्या हो गया है, x1 बराबर x2, जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि हमारा जो फलन होगा वो क्या है, एकाकी है, ठीक है ना। अब अगला जो है मान लेते हैं, ठीक है ना, आच्छादक के लिए। तो अगला कंडीशन हमारा होगा आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए, अब आच्छादक के लिए देखते हैं क्या कंडीशंस होता है। तो आच्छादक में हम लेट कर लेते हैं, माना कि जो fx है वो किसके इक्वल है, y के, ठीक है ना। अब यहाँ हम fx की वैल्यूज़ रख देते हैं। तो fx की जब वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो fx की वैल्यूज़ हो गई हमारे पास कितना, 3x इक्वल टू y। अब यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो x की वैल्यूज़ होगी x बराबर कितना होगा, y/3। अब इस वैल्यूज़ को अगर हमारा जो है y बिलोंग कर रहा किसी रिलेशन से तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो x की प्लेस पे कितना रखेंगे, y/3, तो f
वाई अपॉन थ्री इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू यक्स, यक्स की प्लेस पे हमें कितना रखना है y/3, तो y अपॉन थ्री, थ्री से यहाँ थ्री हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारी एफ y अपॉन थ्री जो है वो किसके इक्वल आ रहा y की। अतः इससे हमारा कंफर्म होता है कि हमारा कंडीशंस जो है वो आच्छादक भी है, तो f आच्छादक है। तो f अगर आच्छादक है तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि आपका जो फंक्शंस है वो एक एकी तथा आच्छादक होगा, एक एकी आच्छादक है। तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। y इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 4/t, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4t का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से dy अपॉन डी टी की वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी कितने 4। और नेक्स्ट है इसका हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट 1/t। अब 1/t का समाकलन मैंने अवकलन मैंने आपको बताया था कि भाई 1/t है, तो इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -1, और यहाँ से जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये बन जाएगा -1/t²। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी हल करना मैंने बताया था। तो ये बन जाएगा आपका dx अपॉन डी टी इक्वल टू -4/t²। ठीक, देखो यहाँ dy अपॉन डी टी है, बट हमें क्या निकालना है, हमें तो चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यूज़। तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं भैया, dy अपॉन डी टी, और नीचे हो जाएगा आपका dx अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यूज़ हो गई 4 और dx अपॉन डी टी की वैल्यूज़ है -4/t², पलट के ऊपर जाएगा तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएगी माइनस, और ये हो जाएगा t²। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में देखो दिया गया है, यदि अवयव ए तथा अवयव बी इस प्रकार हैं, तब आपको जो ज्ञात करना है किसकी वैल्यूज़ निकालना है, बी ए। तो बी ए का मान, इसको भी मैंने आपको अच्छे से जो है पढ़ा रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी की वैल्यूज़ लिखेंगे, तो 1 0 0 -1, और फिर इनटू ए की वैल्यूज़, तो ए की वैल्यूज़ है 0 1 1 0। अब इसमें गुणा में मैंने क्या बताया था, पहले का रो और दूसरे का क्या होना चाहिए, कॉलम। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 0 से 1 मल्टीप्लाई होगा 0, फिर यहाँ 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1, फिर 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 0 से, अब दूसरे का पहले से, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, फिर -1 से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1 से 1 मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, फिर 0 और फिर -1 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 यानी कि 0, और 0 - 1 हो गया -1, फिर यहाँ 1 + 0 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 0। तो यहाँ से देखने पे हमें पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, इस बार समाकलन का क्वेश्चन है, और निश्चित समाकलन है। 1 से √3 इसकी लिमिट दिया गया dx अपॉन 1 + x²। अब अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था, इसका डायरेक्ट फार्मूला ही है 1 + x²। किसका होता है भैया, तो ये होता है tan इनवर्स cx का। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 से √3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो tan इनवर्स √3, फिर हो जाएगा माइनस लगाएंगे, फिर हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan के किस एंगल की वैल्यूज़ होती है √3, तो आपको पता है tan √3 किसकी वैल्यूज़ होती है, तो tan 60° का, और tan 60° को हम क्या लिख सकते हैं π/3, और ये हो गया माइनस tan इनवर्स, tan की किस कोण का मान 1 होता है, तो आपका जवाब आएगा tan π/4 की 45। तो tan ऑफ tan कैंसिल, यहाँ हो जाएगा π/3, और माइनस यहाँ tan ऑफ tan कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा आपका π/4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 4, तो ये हो गया आपका
4 पाई माइनस ये हो जाएगा 3 पाई और यहाँ हो जाएगा 12। तो 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई बाई 12। तो इस तरह से हमारा जो आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाई बाई 4 और सॉरी पाई बाई 12 इसका राइट आंसर। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यदि अवयव ए और बी की कोटियाँ क्रमशः, तो ए की कोटि दी गई है m क्रॉस n और बी की कोटि दी गई है n क्रॉस p, तो हमें बताना है ए बी की कोटि क्या होगी। अब अगर आपको याद हो तो जब हम बिना गुणा किए जो है डायरेक्टली ये चेक करते थे कि इसका गुणा संभव है कि नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि जो पहला अवयव होता है उस पहले वाले अवयव का जो होना चाहिए क्या बोलते हैं, जैसे अवयव होती तो इसका जो कोटि होता है वो क्या होता है, रो कॉलम, है ना। तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, कॉलम। अगर ये कंडीशन से बराबर होते हैं तो वो कंडीशन हमारा जो है से वो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इसमें निकालना है ए बी, तो ए बी में पहले वाले का क्या होना चाहिए, रो, और दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, कॉलम। तो ए बी का जो रिलेशन होगा, ए बी का जो कोटि होगी उसकी वैल्यूज जो होगी वो क्या होनी चाहिए, एम क्रॉस पी होनी चाहिए। तो एम क्रॉस पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो एम क्रॉस पी राइट आंसर। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y 2 3 इक्वल टू 1 2 3 3। तो यहाँ x और y का मान ज्ञात करना, तो पोजीशन अवयव का पोजीशन अवयव से कंपेयर कर दो। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। अगला हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3 और ये बन जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x की y की वैल्यूज फाइंड कर देते हैं। तो y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2x माइनस 1। अब इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, y के प्लेस पे हम वैल्यूज रख देंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 दूना 4x माइनस 2 एक कम 2 बराबर कितना हो गया 3। तो माइनस 2 उधर आएगा तो 4 एक 5x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा 3 2 5। तो यहाँ से x की वैल्यूज मिल गई 1। अब इसी x का मान कहीं भी पुट कर देते हैं, तो चलिए हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी y की वैल्यूज भी कितनी हो जाएगी 1। 1 कामा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब शॉर्ट आंसर पे आ गए हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2, ठीक है ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स, tan की किस एंगल का मान रूट 3 होता है, तो tan 60 अंश, और tan 60 अंश को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सेक इनवर्स माइनस 2। तो मैंने आपको बताया था सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ बड़ा ब्रेकर लगाते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स। अब सेक के किस कोण का मान होता है, तो आपको पता है सेक पाई बाई 3। तो यहाँ हो जाएगा सेक पाई बाई 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो tan आप tan कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा पाई बाई 3, और यहाँ हो गया माइनस, और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा चाहे ब्रैकेट्स ओपन कर दें और चाहे ऐसे कर ले, तो 3 एक कम 3, 3 में से 1 घट जाएगा तो ये बन जाएगा पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 में से 2 पाई बाई 3 को माइनस करेंगे तो माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया कॉट इनवर्स 1/√3। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली इसको आप कर सकते हो। कॉट इनवर्स, कॉट की किस एंगल की वैल्यूज होती है, तो कॉट 1/√3। तो 1/√3 का मतलब क्या हो गया, कॉट 60 अंश, और कॉट 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। तो कॉट ऑफ कॉट कैंसिल, इसकी वैल्यूज हो गई पाई बाई 3, इसका राइट आंसर होगा। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये कर दिया जाए कि ये लिख दिया जाए कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, तब क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसके लिए भी आपको मैंने बता रखा है कि कॉट का जो रेंज होता है वो क्या होता है, कॉस का जो रेंज होता है वो होता है आपका 0 से पाई, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली अगर आपको पता हो 60 दूना 120, तो 120 की वैल्यूज़ भी यही होती है। तो डायरेक्टली हम इसको चाहे तो लिख दें कॉट इनवर्स कॉट
और इसको लिख सकते हैं 2π/3। तो 2π/3 120 जीरो पाई के बीच में आते हैं, कॉट ऑफ कॉट कैंसिल, इसकी वैल्यूज हो जाएगा 2π/3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप लोग इसके प्रैक्टिस कर लेंगे और एक क्वेश्चन इसके भी आने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात करो। अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली जो है वो कर देते हैं, तो डायरेक्ट आपको नहीं करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है डायरेक्टली वैल्यूज़ है। ठीक, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको तोड़ देते हैं तो क्योंकि इसका रेंज हमारा हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन और ये हो जाएगा 2π माइनस π/4, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अब साइन 360 में माइनस थीटा का कंडीशन रखेंगे, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस साइन π/4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स और यहाँ हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यूज साइन इनवर्स, ठीक है ना। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो दिया गया 2PA बराबर PB बराबर 5/13, PA/B इक्वल टू 2/5। तो हमें PA यूनियन B की वैल्यूज़ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन करते वक्त हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, PA की वैल्यूज़ निकाल लो। तो 2PA इक्वल टू दिया गया 5/13, तो PA इक्वल टू हो जाएगा 5/2, इधर 75 होगा तो 3 दूना 26। PB, तो PB इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/13, ये हो गया। अब आपको पता है, मैंने फार्मूला बताया था, PA/B इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, PA/B/PB। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं, तो हमें किसका मान चाहिए, PA/B। तो PA/B बराबर हो जाएगा PA/B इंटू PB। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो A/B का मान दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है 2/5, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 इंटू PB का मान ये हो गया 5/13। तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2/13, इसका वैल्यूज़ मिल गया। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, तो उस फार्मूले को ध्यान दो, ठीक है ना। क्या बताया था, PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA का मान अभी अभी आपने निकाला था, कितना निकला था, तो 5/26 और प्लस PB का मान है 5/13 और माइनस इंटरसेक्शन का मान अभी अभी हमने निकाला था, तो कितना आया था, 2/13। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 26, 3 दूना 26, 3 दूना 26, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5 प्लस 2 से गुणा करेंगे 5 दूना 10 माइनस 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4, भागे नीचे कितना हो गया 26। तो 10 5 15 में से 14 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11/26। तो 11/26 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी टाइप में अगला क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ। तो PA बराबर 3/13, PB बराबर 5/13, इस बार PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/13 दिया, तो PB/A की वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसको तो हम डायरेक्टली करेंगे, PB/A फार्मूला क्या होता है भैया, PA इंटरसेक्शन B/PA।
अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं, तो इंटरसेक्शन का मान डायरेक्टली दे गया 2/13 अपान पी ए का मान दे दिया गया 3/13। तो 13 से 13 कैंसिल, तो इसकी वैल्यूज़ हो गया 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेकर हम आ गए हैं। तो अगले क्वेश्चन में पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5, पी बी इक्वल टू पी। तो हमें पी का मान ज्ञात करना है। उसके लिए कंडीशन दिया गया कि जब हमारी घटनाएं क्या हो, अपवर्जी हो, और दूसरे में दिया गया जब घटनाएं हमारी क्या हो, स्वतंत्र। तो अपवर्जी हैं, तो अपवर्जी का मतलब क्या हो गया कि आपका पी ए, पहला ऑप्शन में हल कर रहे हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी का मान जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमारी जो घटना निकलेगी वो क्या हो जाएगी। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी। चलो हमारा रख देते हैं। पी ए का मान दिया है 1/2, पी बी का मान पी हो जाएगा, इसका मान हो गया 0, इक्वल टू यूनियन की वैल्यूज दे दी गई 3/5। तो ये हो जाएगा। तो हमें पी का मान निकालना है, 1/2 इधर पक्षांतर कर देंगे, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 3/5 और 1/2 इधर आएगा -1/2। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 दूना 6 -5 1 का 5, 5 दूना 10। यहाँ से हमें पी का मान मिल जाएगा कितना, 1/10। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में हल करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन दिया गया स्वतंत्र, और स्वतंत्र की घटना में क्या होती है, ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना का मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी p/2। अब यहाँ हम फार्मूला रख देते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ दिया गया है, कितना दिया गया है, 3/5। तो 3/5 इक्वल टू पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस ये हो गया p/2। तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू 2 1 कम 2, 2 में से 1 घट जाएगा, p/2 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 -5 भागे 5 दूना 10 बराबर हो गया p/2। 2 पंचे 10, तो 6 में से 5 घट जाएगा, तो p की वैल्यूज़ हो जाएगी 1/5। इस तरह से p का मान हो जाएगा 1/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी तो मैथ वाले विद्यार्थी हैं, तो गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता पी एम से प्रेजेंट करते हैं, तो कितना है 40%। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 40/100, ऑलरेडी इसको हम लिख सकते हैं 4/10। ठीक है ना। इसके बाद फिर कह रहे हैं 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी, तो पी एम यानी जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय हो गया पी बी 20%। तो ये हो जाएगा 20/100 और इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 2/10। इसके बाद आगे कह रहे हैं 10% गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो पी एम इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गया 10%। तो ये हो जाएगा 10/100 और इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 1/10। अब इसमें हमें कह रहे हैं कि यदि एक विद्यार्थी चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात करना है, तो पहले ऑप्शन में दिया गया है वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि जीव विज्ञान पढ़ता है। तो इसमें देखो ज्ञात है, तो ज्ञात है कि जीव विज्ञान पढ़ता है, तो उसके गणित के पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो ज्ञात में जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान को हम नीचे ले आएंगे, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा पी m/b। तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी कितना p, और ये हमारा हो जाएगा m इंटरसेक्शन b अपान पी बी। मान रख देते हैं, तो इसका मान हो गया 1/10 और पी बी का मान जब रखेंगे तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 2/10 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद सेकेंड ऑप्शन,
तो सेकेंड ऑप्शन में कह रहा वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वो गणित पढ़ता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इस बार हमें निकालना है बी अपॉन एम। तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी पी एम इंटरसेक्शन बी अपॉन पी एम। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज रख देंगे। तो इंटरसेक्शन, तो अगला हमारा हो जाएगा पी बी अपॉन एम का मान रखेंगे। तो जीव विज्ञान पढ़ता है, इसकी प्रायिकता निकालना, तो बी अपॉन एम इक्वल टू हो गया। तो इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ कितनी आई थी, तो 1/10 हो गया, और एम की वैल्यूज़ हो गई भैया 1/, तो ये हो गया 4/10, पलट के ऊपर जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। इस तरह के क्वेश्चंस हमें ज़रूर सॉल्व कर लेनी है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपके समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चंस और हम लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चंस आपके जो है स्क्रीन पर, एक व्यक्ति ए 70 घटनाओं में सत्य बोलता है और दूसरा व्यक्ति बी जो है वो भी 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता, तो पहली घटना आप मान लीजिए E1 जो है ए के सत्य बोलने की घटना, सत्य बोलने की घटना है। और दूसरी घटना हमारी है E2, तो E2 होगा बी के सत्य बोलने की घटना। तो यहाँ से अगर हम E1 की वैल्यूज़ निकालेंगे तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी कितना, 70/10। यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यूज़ 7/10। तो ये तो सत्य बोलने की प्रायिकता हो गई। इसी वक्त सत्य ना बोलने की प्रायिकता निकाल लेते हैं, तो P1 डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 - 7/10, यानी इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 3/10। अब बी के सत्य बोलने की प्रायिकता भी यही हो जाएगी, तो इसकी वैल्यूज़ भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो E2 इक्वल टू भी हो जाएगा कितना, 70/10 100, तो ये भी हो जाएगा 7/10। और इसके भी सत्य ना बोलने की प्रायिकता जो होगी E डैश इक्वल टू ये भी हो जाएगा 1 - 7/10, यानी इसकी भी हो गई 3/10, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एक घटना में दोनों के एक दूसरे के सहमत, अब दोनों के सहमत होने की घटना, तो हमें जो प्रायिकता निकालना है दोनों के सहमत होने की प्रायिकता, सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात करने के दो कंडीशंस बनेंगी। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बनेगी, कंडीशन नंबर फर्स्ट ये बन सकती है कि दोनों सत्य बोलेंगे, दोनों सत्य बोलेंगे, ठीक है ना, दोनों सत्य बोलेंगे। और कंडीशन नंबर सेकंड ये बनेगी दोनों असत्य बोलेंगे, दोनों असत्य बोलेंगे। तो बस दो ही घटनाएं होंगी जिसमें एक दूसरे के सहमत हैं। तो अब हमें प्रायिकता निकालना है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, पहला दोनों सत्य बोलेंगे, तो सत्य बोलेंगे तो P1 × P2 हो जाएगा। और अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं तो झूठ ही बोलेंगे, तो इसका हो जाएगा P1 डैश × P2 डैश, ये हो गया। अब वैल्यूज़ रख देते हैं, तो E1 की वैल्यूज़ हो गई भैया 7/10 × 7/10, और प्लस E2 डैश का मतलब E1 डैश का मान हो गया 3/10 × 3/10। तो इनका भाई जोड़ेंगे तो 7×7=100 और प्लस 3 × 9/100, तो 9 हो गया 18, और 4 में 1 हासिल हो गया 5, यानी 58/100। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.58। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अब आ गए हैं हम उच्चिष्ट मैक्सिमम और रैखिक प्रोग्रामन के क्वेश्चंस लेकर। तो देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया करते हैं। तो दो क्वेश्चन इसके बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है, बस आप ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा ये एक वेरोड दिया गया जिसकी वैल्यूज़ दिया गया 3x + 9y, और इसके जो
कंडीशंस दिए हैं, तो उसमें है एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और फिर दिया एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, फिर अगला दिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इन्हें हम इक्वेशंस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इनको हल कर लेते हैं। तो क्या लिखा है हुआ, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 60, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे एक आप टेबल ड्रा कर लो, और ये देखिए, तो अगर हम यहाँ ये x हो गया, ये y हो गया, तो अगर हम x की वैल्यू 0 कर देते तो x का मान 0 हो जाएगा, 3y बराबर 60, तो 3 दूना 6, यानी y की वैल्यूज हमें मिल जाएगी 20। और अगर हम y को 0 कर दें, तो अगर y की वैल्यू 0 तो x का मान डायरेक्टली हमारे पास क्या मिल जाएगा, 60। तो इस तरह से हम पहला व्यवरोध हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब अगला है, तो अगला दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इसको आप मान लेना इक्वेशन सेकंड। सेम इसी तरह हम इसकी भी वैल्यूज़ ज्ञात करेंगे। तो इसकी वैल्यूज़ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ भी देखिए, ये हो गया x और ये हो गया y। तो x को अगर हम 0 कर देंगे तो y की वैल्यूज़ 10 हो जाएगी, और अगर हम y को 0 कर देंगे तो x की वैल्यूज़ भी हमें क्या मिल जाएगी, 10, ठीक है ना। अब अगली कड़ी में हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगले जो है पेज पलटते हैं। तो अगला पेज में है, अगला को जो है इक्वेशन है x इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। तो ये मूल बिंदु से जाने वाली इक्वेशन होगी, तो यहाँ हमारी जो पॉइंट होगी 0,0 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब इतना करने के बाद सबसे पहला काम होता है हमें ग्राफ ड्रा कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे ग्राफ ड्रा करोगे। तो चलिए देखते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखिए ये ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया है। अब देखो इसका जो है फिर से मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो पहले उसमें दिया गया है, जब पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें आया था, पहला बिंदु आया था आपका 0,20। तो 0,20 वाई अक्ष पे होगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, इसका निर्देशांक हो गया 0,20। और अगला वाला जो बिंदु आया था वो कितना आया था, 60, तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा 60,0। तो इन दोनों को मिला देंगे तो एक रेखा ही हो जाएगी। दूसरा हमारा आया था ये, जिसका निर्देशांक आया था 10,0, और ये हो जाएगा 0,10, ये था, तो ये रेखा बन जाएगी। और ये रेखा आपकी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती, तो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा हो गई। अब मेन आता है छायांकित करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चों। तो देखो इसमें जैसे ये दिया गया, पहला इक्वेशंस दिया गया x लेस देन x प्लस 3y लेस देन 60। तो अगर हम यहाँ 0,0 पुट कर देंगे तो 0 लेस देन 60 आएगा, जिसमें अगर हम देखें तो हमारा कंडीशंस क्या होता है, ये कह रहा कथन सत्य है क्योंकि 60 बड़ा है और 0 क्या है, छोटा है। तो जब कंडीशन सत्य होता है तो उसमें हम अंदर की तरफ छायांकित करते हैं, और कथन असत्य होता है तो बाहर की तरफ जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कथन सत्य है, तो सत्य का ये पहली रेखा तो अंदर की तरफ, तो इसमें आप पेंसिल से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना। इसके बाद अगला कंडीशंस होता है, अगले कंडीशंस में दिया गया है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ मूल बिंदु रखोगे तो 0 ग्रेटर देन 10, जो कि कंडीशंस क्या है, गलत है। अब कंडीशंस गलत, तो इसमें हम बाहर की तरफ चलेंगे, तो बाहर की तरफ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारा अगला होता है, तो तीसरा वाला बिंदु में जो दिया गया है x लेस देन इक्वल टू वाई, तो यहाँ जो मुख बड़ा है y की तरफ है तो y वाला पक्ष लेंगे। अगर x की तरफ होता तो x की, क्योंकि पहले और दूसरे का ये भी कॉमन क्षेत्र है, इसमें भी बन रहा। लेकिन हमारा तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि हमें किस होता, तो y ग्रेटर देन है और x लेस देन, तो इसका ये। तो अब तीनों का जो सुसंगत क्षेत्र होगा, क्योंकि इसमें दो ही है, तो ये इसका सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। तो इस वाले कॉलम को हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। तो इस तरह छायांकित कर लेना है, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको समझाया है ये रफ कार्य होता है, इसको आप ऐसे अपने लिए समझ लेना, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इन कटान बिंदुओं को हल करना होगा। तो इन कटान बिंदुओं को निकालने के लिए देखो, ये आपका जो इक्वेशन है ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में देखो, थर्ड इक्वेशन में x बराबर y है, और फर्स्ट इक्वेशन में हमारा जो आया था x प्लस 3y। तो फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल टू 60।
तो अगर हम x की वैल्यूज़ y यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू x यानी 4x बराबर कितना होगा 60। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ हो जाएगी कितनी 4 एक कम 4 और 15 चौके 60। तो x का मान 15 तो y का मान भी 15 हो जाएगा। तो ये 15 कामा 15 ये पहला बिंदु हमारा निकल आएगा। और इसी तरह हम इन दोनों को हल करेंगे तो ये फर्स्ट एंड थर्ड होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड में अगला हमारा आया था x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ था और ये थर्ड इक्वेशन आपका x बराबर y। तो यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10। तो यहाँ से 2 पंचे 10 x की वैल्यूज़ हो जाएगी 5। अब x का मान 5 आया तो y भी हमारा क्या होगा 5। तो ये वाला हमारा बिंदु भी मिल गया 5 कामा 5। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या निकालना है। तो इसमें कंडीशंस में बताया गया है, पूछा गया है कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसके बाद आप क्या बनाओगे कोणीय बिंदु। तो अगला है कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु और इधर हो जाएगा z यानी जिसका मान जो दिया गया था कितना दिया गया 3x प्लस 9y। चलो अब इसको तो कोणीय बिंदु में हमने क्या देखा है, एक तो हमारा बिंदु बन रहा है 0,20। दूसरा कोणीय बिंदु हमारा आ रहा है कितना 0,10। अगला हमारा कटान बिंदु आएगा कितना 5,5 आ रहा है। और अगला हमारा बिंदु आ रहा है कितना 15,15। अब चलिए इन मानों को इसमें पुट कर देते हैं। तो x की जगह हमें रखना है 0, y की जगह हमें रखना है कितना 20। तो 9 दूना 18 यानी यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 180। इसके बाद अगला मान हमें निकालना है 10 रखना है। तो 9 धामा 90 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 प्लस 9 पचे 45। तो 45 और 15 हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और फिर यहाँ हो जाएगा 15 तियाँ 45। तो 15 तियाँ 45 और 15 नवैया 135। तो कितना हो गया 5 5 10 हो गया, 4 3 7 1 8 180 हो गया। तो हमें क्या निकालता है न्यूनतम मान। तो न्यूनतम अब इनमें हमें देखना है न्यूनतम मान कौन सा है। तो ये वैल्यूज़ हमारी सबसे कम है। तो सबसे वैल्यूज़ कम हमारी 60 है। तो हम लिखेंगे 5,5 पर निम्नतम मान 60 होगा। तो इतना हमें करना है और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए कि क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आपको अपने जो है प्रैक्टिस कर लेना है। तो प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चंस मैंने दे दिया। तो इसमें z की वैल्यूज़ जो दिया गया है वो दिया गया है 50x धन 15y। और इसका आपको अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। जिसके लिए जो कंडीशंस दिए गए हैं वो है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। और फिर दिया गया है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। और फिर दिया गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चंस को आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस कर लो तो 5 नंबर के क्वेश्चंस हो जाने के चांस पूरे बन जाएंगे। ठीक है ना। तो अगला टॉपिक है 5 नंबर के क्वेश्चंस कंफर्म है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको तो इससे ये क्वेश्चन 2 टाइप्स में होता है, एक कार्तीय फॉर्म में दिया होता है और एक सदिश फॉर्म में होता है। तो जब कार्तीय फॉर्म में रहेगा तो कैसे हल करोगे, सदिश फॉर्म में रहेगा तो कैसे हल करोगे। तो इसके लिए देखो जो ऊपर के बिंदु होते हैं ये आपके बिंदु यानी कि a की वैल्यूज़ होते हैं और जो इसके नीचे के दिशानुपात होते हैं वो b की वैल्यूज़ होते हैं। तो सीधे से यहाँ कंपेयर कर लो। जैसे ही आपको सोल्यूशन करना है, इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधे से। अब देखो हमारा जो इक्वेशंस होता है उस इक्वेशंस में माइनस लगा होता है। जो फार्मूला होता है x माइनस x1 अपान a y माइनस y1 अपान b और z माइनस z1 अपान c। तो यहाँ प्लस लगे हैं तो इनके चिन्ह सहित ले लेंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हम सीधे से a1 की वैल्यूज़ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस i, यहाँ से हो जाएगा माइनस का j और यहाँ से हो जाएगा माइनस का k। और सीधे से हम v1 की वैल्यूज़ जब निकालेंगे तो v1 की वैल्यूज़ हो जाएगी 7i, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 6j और यहाँ हो गया प्लस का k। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे।
अब दूसरे वाले इक्वेशन से हम a2 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो a2 का मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो माइनस के रूप में दिया तो इसकी वैल्यूज़ लेंगे तो ये बन जाएगा 3y और 3i प्लस 5j और प्लस 7k। और यहाँ से v2 की वैल्यूज़ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो v2 की वैल्यूज़ हो जाएगी i माइनस 2j और प्लस का k। तो इन पे वेक्टर लगा लेना, ठीक है ना, वेक्टर लगाना ज़रूरी। तो इस तरह से हम वो कर लेंगे, तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है भाई, अब सबसे पहले हमें निकाल लेना है a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी आपकी b1 और b2 के मान बराबर हो जाएंगे। तो b1 और b2 का मान बराबर होता है तो वो समतली का कंडीशंस कहलाता है। तो वहाँ समतली, तो सबसे पहले a2 माइनस a1 ज्ञात कर लेते हैं। तो a2 का मान है 3i प्लस 5j प्लस 7k, और माइनस करेंगे तो सारे चिन्ह हमारे जो है इसमें के बदल जाएंगे। तो सभी माइनस में हैं तो ये सभी प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा i प्लस j प्लस k हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4i, 5 प्लस 1 यानी 6j, और यहाँ 7 प्लस 1 यानी कि 8k। तो इस तरह से आप पहले तो ज्ञात कर लिए, ठीक है ना, a2 माइनस a1। अब अगला मान हमें ज्ञात करना है b1 क्रॉस b2। तो चलिए देखते हैं b1 क्रॉस b2 कैसे ज्ञात करते हैं। तो b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 का मान निकाल लेते हैं, इक्वल टू यहाँ लिखोगे i j k। अब इसका मान जो निकाले थे हमने वो कितना था, b1 का मान 7 माइनस 6 और ये हो गया 1, और b2 का मान हो गया 1 माइनस का 2 और फिर का हो गया 1। अब इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो एक्सप्लेन करते हैं तो क्या हो जाएगा i, ये ख़त्म, माइनस 6 कम 6, सूत्र में माइनस लगता है लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 2 1 कम 2 हो गया, माइनस का j, ये ख़त्म, 7 1 कम 7 माइनस 1 प्लस k, ये ख़त्म, 7 दूना 14 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 में से 2 घट जाएगा तो माइनस 4 i हो गया। फिर इसके बाद हो गया माइनस 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 और ये माइनस 6 j हो जाएगा, और 14 और धन 6 तो 14 वहाँ से 6 घट जाएगा तो माइनस 8 k हो गया। तो इस तरह से हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसी वक्त हमें क्या निकाल लेना है, b1 क्रॉस b2 का मॉड भी ज्ञात कर लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड कैसे निकालेंगे, रूट यहाँ हो जाएगा i के गुणांक का वर्ग माइनस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 6 छंग 36 प्लस 8 ढाई 64, ये हो गया। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 6 16 हो गया, 6 3 9 1 10 1 11 यानी 116 हो गया। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 4 9 का 36 और 4 दूना 8 3 11 यानी हो जाएगा 2√29 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी है ना, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है भैया, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और नीचे हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड, और फिर ये पूरे का मॉड होता है। बस अब फार्मूले पे हम पुट कर देते हैं। तो a2 माइनस a1 का मान अभी आपने ज्ञात ही किया था, उसका मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1 का मान था कितना आया था 4i प्लस 6j और फिर हो गया प्लस 8k, और डॉट b1 क्रॉस b2 का मान आया माइनस 4i माइनस 6j और माइनस 8k, और इसका मॉड वैल्यूज़ आया था कितना 2√29। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो 4 चौक 16 माइनस का 16 हो गया, फिर माइनस 6 छंग 36, फिर हो गया माइनस 8 ढाई 64 का मॉड, अपान नीचे हो गया 2√29। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 6 यानी ये भी हो जाएगा माइनस 116,
और नीचे हो गया हमारा 2√29, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड वैल्यू से हम निकालेंगे तो 116, इसको आप वही लिख दो √116। तो इसको जब हम √116 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 116 भागे 116, 116 16 कट जाएगा, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√29 इकाई। तो इस तरह से हम न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा घातीय फॉर्म में था, तब हम इसको ऐसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपको इसी में बताते हैं जो सदिश फॉर्म में होता है, तो बस हमें क्या है इसके कंडीशन से बता देते, बाकी उसको आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो उसमें क्या दिया रहेगा, तो क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूँ। तो ऐसे दिया रहेगा रेखाओं, जिसमें आपका दिया रहेगा वेक्टर r इक्वल टू i + 2j + 3k और प्लस लेमडा, और इसकी वैल्यूज रहेगी i - 3j और प्लस 2k। और दूसरा जो दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा वेक्टर r इक्वल टू 4i + 5j + 6k और प्लस म्यू, और यहाँ पे वैल्यूज रहेगा 2i + 3j + k। तो इस तरह से तो इक्वेशंस दिया रहेगा, और इसमें भी आपसे पूछेगा न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो सीधे से आपको क्या करना है, कंपेयर कर देना, वेक्टर r बराबर a1 + लेमडा b1। तो यहाँ से हमें a1 a2 मिल जाएगा, दूसरे का कंपेयर करोगे वेक्टर r बराबर a2 + लेमडा म्यू b2 हो जाएगा, और यहाँ से कंपेयर करके फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करके हम बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से भी समझ में आ गया। तो 5 नंबर के क्वेश्चन से अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लो। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ लेता है, दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4 -1, 2 -2, 1 और तथा 5, 8, 7 संरेख हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लो इक्वेशन से, इसको मतलब बिंदु बी और ये हो जाएगा बिंदु सी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी के दिक अनुपात निकाल लेते हैं, ए बी के दिक अनुपात। तो ए बी का दिक अनुपात निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमें L1 की वैल्यूज मिल जाएगी। तो L1 की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, x2 - x1। तो यहाँ x2 का ये ए बी निकालते हो तो ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और -2। तो यहाँ से वैल्यूज हमें मिल जाएगी -3। और m1 की वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो y2 - y1, तो y2 का मान हो जाएगा -2 -3, इसकी वैल्यूज हो गई -5। अगला हो जाएगा आपका n1 की वैल्यूज, तो n1 की वैल्यूज हो जाएगी z2 - z1, तो z2 का मान हो जाएगा 1 -4, ऑलरेडी इसकी वैल्यूज भी हो जाएगी -3, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम अगला निकाल लेते हैं, तो अगला हो जाएगा BC के दिक अनुपात, BC के दिक अनुपात। तो BC के दिक अनुपात जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो BC, अब ये आपका x1 y1 z1 होगा, ये x2 y2 z2 होगा। तो इसको कर देते हैं L2। अब डायरेक्ट हम वहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस, तो -1 + 1 हो जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा। फिर अगला मान हमारा हो जाएगा m2 का मान, तो m2 = हो जाएगा हमारा कितना, तो इसका मान दे देंगे तो 8 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा कितना 10। और फिर n2 की वैल्यूज हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 7 - 1, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी कितनी 6। तो ये निकल आए। अब हमें क्या करना है, इनके जो संरेख होने का प्रतिबंध होता है, तो संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध, तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है भैया, तो L1/L2 = M1/M2 = N1/N2। अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारे बिंदु संरेख होंगे। तो L1 का मान क्या आया था -3/L2 का मान कितना था 6 = M1 का मान आया था -5 नीचे हो गया आपका 10, और N1 की वैल्यूज थी -3/6।
तो -1/2 ये भी है, -1/2 ये भी हो गया, -1/2 ये भी हो गया। तो हमारे तीनों रेशियो बराबर हैं, अर्थात इससे हमारा पता चलता है कि ए बी समांतर है किसके, बी सी के। तो इससे सिद्ध होता है कि आपके बिंदु ए कामा बी तथा सी जो हैं वो क्या है, संरेख हैं। तो इस तरह से संरेख होने वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए बराबर i माइनस जे प्लस 3k और वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 7j प्लस k है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, मॉड ए क्रॉस बी। तो मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यूज निकालना है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, अभी मैंने आपको ए क्रॉस बी निकाल के दिखाया था, कैसे निकालोगे, i j k। इसके बाद ए की वैल्यूज रख देंगे, 1 -1 चिन्ह सहित वैल्यूज रखना है, 3 और अगला हो जाएगा 2 -7 और फिर हो गया 1। अब इसका हम क्रॉसियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो i ये ख़त्म माइनस का 1 माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 7 3 21, फिर माइनस जे होगा, ये ख़त्म तो 1 -3 दूना 6 और फिर हो जाएगा धन के, और यहाँ पे जब माइनस करें ये ख़त्म तो -7 1 कम 7 और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो यहाँ 21 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 20i और 1 में से 7 6 घट जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5j और 7 में से 2 घट जाएगा -5 तो प्लस माइनस माइनस 5k हो गया। अब तुरंत इसका हम क्या करते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। तो इसका मॉड निकाल ले, तो a क्रॉस b का मॉड, a क्रॉस b का मॉड यानी 20 का वर्ग हो गया 400, 5 5 25 और फिर 5 5 25, तो 25 25 50 यानी इसकी वैल्यूज हो जाएगी कितनी, 450। तो 9 5 45, 9 5 45 या 45 दूना 90, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो लगभग मेरे ख्याल से 9 का वर्ग 9 5 45, यानी इसको अगर हम तोड़ दें तो 9 गुणे 50 कर रहे हैं, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 50 का वर्गमूल 5, तो 5 3 15√2 हो जाएगा, 15√2। तो ये इसका हो गया। अब हम सूत्र पे रख देते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था मैंने, a क्रॉस b का मॉड। a क्रॉस b का मॉड हमारा आ गया कितना, 15√2 वर्ग इकाई, तो इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट। तो यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है ना। इस तरह से आप इसकी वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन सॉल्व ले लिया है। तो इसमें कह रहा है ए बी और सी सदिश हैं, जिसमें दे दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यूज़ क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, सीधे से हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इसी को लेके चलते हैं। तो कुछ नहीं करना, दोनों और वर्क कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों और वर्क कर देंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं और इनकी वैल्यूज़ जो है वो दे दिया गया है, बी डॉट बी बराबर 1 होगा सी डॉट, है ना। तो ये हो गया 1 + 1 + 1 और यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। 1 1 2 इधर आएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 1 1 1 3
इधर आया -3 और ये 2 इधर आएगा तो अपान 2। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 3/2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से दिया गया है tan इनवर्स y माइनस एक्स, फिर दिया गया है dy इक्वल टू 1 + y² और साथ में दिया गया dx। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y को इधर ले आते हैं, dx को इधर। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान 1 + y², और ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा dx अपान dy। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो dx अपान dy इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपान 1 + y², और ये हो गया माइनस x अपान 1 + y²। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो dx अपान dy और फिर हो जाएगा प्लस x अपान 1 + y² इक्वल टू tan इनवर्स y अपान 1 + y²। अब इसका हम कंपेयर करते हैं तो dx अपान dy प्लस पी वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो इसके फॉर्म में है, तो इसके फॉर्म में है तो सीधे से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब x का कंपेयर करोगे तो p, यहाँ x के 1/y² और ये पूरी वैल्यूज़ हो जाएगी q। तो अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं समाकलन गुणांक IF। फार्मूला क्या होता है भैया, e की पावर इंटीग्रेट p इंटू डी वाई। तो e की पावर इंटीग्रेट p की वैल्यूज़ क्या आ गई भैया 1/y², 1/1 + y²। डी वाई काय का फार्मूला होता है, तो e की पावर tan इनवर्स y, ये हो गए। अब इसके बाद हम फार्मूला रखेंगे x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेट IF इंटू क्यू डी वाई। चलो हम रख देते हैं, तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेट ई की पावर tan इनवर्स y। क्यू की वैल्यूज़ क्या थी, तो क्यू की वैल्यूज़ थी tan इनवर्स y अपान 1 + y² डी वाई। चलो हम रखते हैं, तो इसकी जब वैल्यूज़ हो जाएगी तो ये हो जाएगा x ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेट e की पावर tan इनवर्स y और इंटू tan इनवर्स y अपान 1 + y² डी वाई। तो यहाँ देखो tan इनवर्स को मान ले तो ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लेट कर लेना, लेट tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा t। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 + y², साथ में क्या होगा dy बराबर dt। तो dy अपान ये देखिए इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं dt। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे मान। तो ये हो गया x e की पावर tan इनवर्स y बराबर, अब यहाँ पे हम इसका मान जब रखेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेट e की पावर t और इंटू टी और डी वाई की अपान हो जाएगा डी टी। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड। तो x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू प्रथम फलन t, दूसरे का समाकलन e की पावर t माइनस बड़ा इंटीग्रेट प्रथम का अवकलन, तो t का अवकलन 1 हो जाएगा और e की पावर t का समाकलन e की पावर t इंटू क्या हो गया dt। फिर से इसका समाकलन कर देंगे तो x e की पावर tan इनवर्स y बराबर यहाँ हो गया t e की पावर t माइनस e की पावर t का समाकलन e की पावर t हो जाएगा और धन c हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि t की वैल्यूज रख देंगे, तो x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y प्लस सी। ई की पावर tan इनवर्स y, ई की पावर tan इनवर्स y, ई की पावर tan है, तो यहाँ क्या करिए e की पावर tan इनवर्स y से गुणा
और ई की पावर tan इनवर्स वाई से भाग कर दीजिए। अब सभी में ई की पावर tan इनवर्स कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ कॉमन लेके काट देंगे, तो ये बन जाएगा यक्स बराबर tan इनवर्स वाई, और यहाँ हो जाएगा -1, और ये नीचे वाला भाग जब पलट के आपका ऊपर जाएगा तो बन जाएगा c ई की पावर -tan इनवर्स वाई। तो इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, तो इनको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण दिया गया है 1 + ई की पावर x/y dx प्लस ई की पावर x/y इंटू 1 - x/y dy बराबर 0 को हल कीजिए। तो इस क्वेश्चंस को हल करना है आपको, तो सॉल्व ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। एक ये हो गया, एक क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसमें मैंने दे दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हो गया है। ये दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है dy/dx -3y cot x = sin 2x को हल कीजिए। तो ये है, तो लीनियर के ये क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मतलब और मैं दे रहा हूँ, जिसमें ये रहेगा dy/dx = x + y + 8 अपॉन 2x + y + 3, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन आपका होमोजीनियस का होगा। तो होमोजीनियस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो है, तो इस पे प्रैक्टिस कर लेना, आने के चांस रहेंगे। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि जब हमारी वैल्यू जो है x और y अलग नहीं होते, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं और अवकलित करके हल करते हैं। तो हल कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिया, ना आए तो कमेंट करके बताना, मैं फिर से वीडियो बना के भेज दूँगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है समाकलन के अनुप्रयोग का, जिसमें चांस आने के हैं। तो जिसमें दे दिया गया है x बराबर 0 से x बराबर 2π तक हमें मान निकालना, और जिसमें वक्र की वैल्यूज़ दिया है y = cos x, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम इसकी वैल्यूज़ ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो cos का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ये हो गया, और इसको अगर हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ ड्रा होगा, ये हो गया। तो ये वैल्यूज़ हमारी हो जाएगी 0, ये बिंदु हो जाएगा π/2, ये बिंदु हो जाएगा आपका 3π/2, और ये बिंदु हो गया आपका 2π। तो इसमें ये वाले भाग का हमें एरिया ज्ञात करनी है 0 से ये। तो एरिया ए बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, तो पहला यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लिमिट होगी 0 से π/2, और इसकी वैल्यूज़ हो गई, फंक्शन आपका है cos x dx प्लस इंटीग्रेट, फिर अगली लिमिट हो गई आपकी π/2 से 3π/2, और यहाँ पे वैल्यूज़ हो गई -cos x dx, और फिर हो जाएगा प्लस, अगला हो जाएगा इंटीग्रेट 3π/2 से 2π, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हो गई cos x dx। अब आगे आप समझदार हो, इसका आराम से डिफरेंशिएशन करके वैल्यूज़ मतलब लिमिट रख के हल कर लो। तो cos x का हो जाएगा sin x, लिमिट क्या होगा 0 से π/2, फिर यहाँ हो गया माइनस, और इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी sin x, और इसकी लिमिट हो गई कितनी π/2 से 3π/2, और फिर हो जाएगा प्लस, अगला हो जाएगा sin x, और इसकी लिमिट हो गई 3π/2 से 2π। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ हो गया साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0 का मान 0 ही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा साइन, यहाँ पे अपर लिमिट है हमारा 3 पाई बाई टू माइनस साइन, लोअर लिमिट हो गई पाई बाई टू, प्लस फिर यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे तो हो जाएगा साइन 2 पाई और माइनस साइन 3 पाई बाई टू। अब सभी का मान रख दो, साइन 90 का मान 1 माइनस साइन 9 त्रिक 27 तो 270, इसका मान माइनस का 1 होता है, माइनस 1, और यहाँ हो गया इसका मान हो जाएगा 0 और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 1 2 3 4 वर्ग इकाई। ठीक है ना, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब इसमें एक क्वेश्चन होमवर्क में इसको ज़रूर सॉल्व कर लेना। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको प्रैक्टिस करना है, उसमें है वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आई होप आपका क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दे दिए, इनको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चंस जो है हमारा निश्चित समाकलन का है। तो लॉन्ग में 8 नंबर्स का क्वेश्चंस आता है। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपके सामने। इंटीग्रेट 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो बहुत तेज़ी में हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आई के इक्वल मान लो और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद आप अप्लाई कर दो प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 क्या होता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रगुण लिखना है। तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलिए हम इसकी वैल्यूज प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा कितना, इंटीग्रेट 0 से पाई, और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट स्क्वायर की वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से पाई, और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स प्लस एक्स अपान नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद क्या करना है, पाई को हम ले लेते हैं बाहर कॉमन। तो पाई को जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 2i इक्वल टू पाई, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट 0 से पाई, और ये हो गया आपका डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है,
अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा लिमिट में हम इंटरचेंज करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पाई/2 कर देते हैं, यानी 2 से भाग। अब यहाँ 2 से भाग किए तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा। तो ये 2 से आपका ये 2 हो जाएगा कैंसिल। और जब cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है तो मैंने इसके लिए आपको कंडीशन से बताया था। क्या बताया था आपको याद होगा, याद है ना। तो अब ये जो हमने किया है, जो यहाँ प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी आपको पता है ना, किस प्रॉपर्टी से बताया। जैसे ये होता है 0 से 2a, और यहाँ होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 से a, और ये होगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई, और यहाँ होगा 0 से पाई/2। जब यहाँ 1 से कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटीग्रेट पाई/2। 1/cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो पाई अपान बी स्क्वायर बाहर कॉमन, इंटीग्रेट 0 से पाई/2, और ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तो बी स्क्वायर है नहीं तो इसके आर में छूट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपान बी का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन एक्स को टी मान लेते हैं, तो माना कि टेन एक्स बराबर क्या हो गया, टी। टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ लिमिट चेंज कर लो, तो जब एक्स बराबर पाई/2 है तो टेन पाई/2 बराबर टी हो जाएगा, और टी का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जब एक्स बराबर 0 तो टेन 0 का मान 0 होता है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हो जाएगी, आई इक्वल टू क्या हो गया, पाई, और इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम रखेंगे डी टी, और नीचे हो गया हमारा अपान बी स्क्वायर भी है, तो नीचे हो गया हमारा ए अपान बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया। तो यहाँ हो जाएगा पाई अपान बी स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यूज़ हो गई 1/a, ए अपान बी पलट के ऊपर जाएगा, और ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स टी, और ये बन गया ए अपान बी पलट के ऊपर, और इसकी लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट। तो लिमिट यहाँ लिख देना 0 से इनफाइनाइट। बी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपान ए बी, और यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 0। तो टेन इनफाइनाइट यानी 90 की वैल्यूज़ होती, तो पाई अपान ए बी इंटू इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी पाई/2, मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से पाई मल्टीप्लाई, पाई स्क्वायर अपान 2, ए बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। इसी कड़ी में मैंने आपको क्वेश्चंस बता रखा है, तो प्रैक्टिस करना है। तो किसको प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लो। 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या सिद्ध करने के लिए आता है, तो माइनस पाई/2 लॉग 2। इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। और एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी लिमिट है 0 से पाई/4, और इसका जो इक्वेशन है लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर आपको दिखाना है पाई/8 लॉग 2। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है 0 से पाई/2, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस रूट टेन एक्स, या यही क्वेश्चन आपका हो सकता है इंटीग्रेट 0 से पाई/2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो ये सभी किसके बराबर आते हैं, पाई/4। तो ऐसे क्वेश्चंस जो जरूर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को यहीं पे जो है विराम देते हैं। ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम बाकी चैप्टर्स का एनालिसिस लेके आएंगे। तो 29 तारीख के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। अब एक चीज़ याद रखना
कि आप क्वेश्चंस को हल करते समय एकदम शांत होके, शांत मन से पेपर को देना है। और सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, अच्छे से आते हैं, उन्हीं को सबसे पहले सॉल्व करो। बाकी जो है मुझे यकीन है कि आप लोग पेपर को फाड़ कर आओगे। तो एक बार फिर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।